अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, बस इसमें पूछा कुछ और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा है, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है, ठीक है। हम आपको ग्राफ जो बताए थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन था बस इसी ग्राफ पे था, ठीक है। इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ग्राफ नहीं, एक तरह का टेबल है कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो उसके एक हल होते हैं और रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, और जब भी हल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संगत हल है, संगत हल या संगत निकाय, ठीक है। जब ऐसा वाला सीन बनता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज इक्वल टू c1/c2 होता है, तब उस केस में जो मेरा समीकरण निकाय होता है उसके अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, रेखाएं संपाती होती है, और उसको भी हम लोग संगत हल कहते हैं, ठीक है। और जब a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू तो b1/b2 होता है लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इस केस में हल नहीं होता है, यानी कि दिए गए समीकरण इकाई का नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती है और उसे हम लोग कहते हैं असंगत हल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेसिकली आपका संगत और असंगत पे है। आपको समीकरण निकाय को देख के पता करना है कि इसका जो हल है ये संगत है, ठीक है, या कि फिर असंगत है। तो कैसे पता करेंगे? अगर एक हल होता है, चाहे वो हल एक हो चाहे वो हल अनंत हो, तो उस केस में संगत होगा, और जब हल नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये वाला सीन हमको मिलेगा, ये वाला केस मिलेगा, तब उस केस में आपका असंगत हल होगा, ठीक है। इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या। हाँ, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कर रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके हमको ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण, ये जो निम्न रैखिक समीकरण है, ठीक है, इसके जो युग्म है ये संगत है या असंगत है, ठीक है। अगर हल होगा तो संगत है, अगर हल नहीं होगा तो असंगत है। अब हल चाहे एक हो चाहे हल आपका इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 देके यहाँ पर लिख देना है हल, ठीक है, और उसके बाद जो आपका a1 b1 और c1 है उसको पहले लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जब देखोगे, ठीक है, इसको पहले अरेंज ऑर्डर में लिखो। जो रैखिक समीकरण युग्म का जो सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप क्या होता है? a1/x, ठीक है, प्लस a1 इंटू एक्स प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, ये जो होता है रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। यानी जो कांस्टेंट राशि है उसको इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड लाना है, कांस्टेंट राशि को क्या लाना है? इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड, और बराबर में आपको जीरो क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? जीरो क्रिएट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो 5 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है कि तुम लेफ्ट साइड ही लाओ, ठीक है। अगर इस समीकरण में आपका कांस्टेंट राइट साइड है तो इस समीकरण में भी कांस्टेंट राइट साइड रहना चाहिए। अगर इसमें लेफ्ट साइड है तो इसमें भी लेफ्ट साइड रहना चाहिए, ठीक है। तो आप राइट साइड रह के भी कर सकते हो, जिस चिन्ह के साथ है उस चिन्ह साइन के साथ, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड लाना चाहो तो आप लेफ्ट साइड भी ला सकते हो, ठीक है। तो हम लेफ्ट साइड ही ला लेते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 1। जो दूसरा था मेरा वो था 2x माइनस 3y, ठीक है, और इक्वल्स टू में था 7, तो 7 को इस लेफ्ट साइड लेंगे तो हो जाएगा -7 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम a1 लिख देंगे। आपका 3 आपको मालूम होगा समीकरण 1 में जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग a1, ये b1, ये आपका c1, ठीक है। तो a1 के जगह आपका 3, b1 के जगह 2 और c1 के जगह आपका आ जाएगा -5, ठीक है। उसी तरीके से a2 के जगह 2, b2 के जगह आपका -3 और c2 के जगह आपका आ जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद हम अनुपात प्राप्त कर लेंगे a1/a2 जो कि आ जाएगा 3/2, ठीक है। हम प्राप्त कर लेंगे b1/b2 जो कि आ जाएगा -2/3। देख लो ये आ जाएगा 2/-3, तो -3 2/-3 तो माइनस क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है। c1/c2 में क्या आ जाएगा? -5/-7, ठीक है। देखो -5/-7 तो माइनस साइन कैंसिल हो कि आ जाएगा आपका 5/7। जब आप तुलना करोगे तो पाओगे कि आप लिख लेना कि a1/b1, ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करने पर, तो जब तुम तुलना करोगे तो पाओगे कि जो मेरा a1/a2 है वो तो भैया 3/2 हमको नजर आ रहा है, लेकिन जो b1/b2 है वो -2/3 है। यानी कि हम कहेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। और जब ऐसा सीन बनता है तो समीकरण निकाय के कैसे हल? अद्वितीय हल, यानी एक हल होता है, और जब एक हल होता है तो भैया उसे हम लोग संगत कहते हैं। तो लिख देना कि अतः समीकरण निकाय कैसा है? संगत है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना अतः, ठीक है, समीकरण निकाय कैसा है? समीकरण, ठीक है, समीकरण निकाय कैसा है? तो बोलेंगे भैया समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय कैसा है? तो समीकरण निकाय संगत है, ठीक है। कैसा है? संगत है। इसी तरीके से आपको पांचों क्वेश्चन करना है, ठीक है। करना तो आपको है पांचों क्वेश्चन, लेकिन हम आपको एक एक क्वेश्चन करके बता देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो फुल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक एक सवाल करके बताना, ठीक है। तो जब समीकरण, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पिछली वीडियो में क्या हो गया था, ठीक है, जो हमारा
पेन है वो काम सही से कर नहीं रहा था, ठीक है। अब ये सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या था कि हम लोग A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लिख लिए थे, ठीक है। हम यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ इक्वेशन नंबर पहला है आपका 2x - 3y = 8, ठीक है। और दूसरा है आपका दिया है 4x - 6y = 9। यहाँ से जब आप A1 लिखोगे तो 2 लिखोगे, ठीक है। B1 लिखोगे तो -3 और C1 लिखोगे तो आप 8 लिख दोगे। दूसरे इक्वेशन से जब आप A2 लिखोगे तो 4, ठीक है। B2 लिखोगे तो -6 और C2 लिखोगे तो 9। A1/A2 निकालोगे तो 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। जब B1/B2 निकालोगे यानी -3/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। और जब C1/C2 निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8/2, ठीक है। जब तुम तुलना करोगे A1/A2 का, ठीक है, और B1/B2 और C1/C2 का, तो पाओगे कि A1/A2 भैया मेरा 1/2, तो ये तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये सब डज नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, यानी C1/C2 के बराबर नहीं है। तो तुलना करने से तुम क्या पाओगे कि A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू है B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो जब डज नॉट इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो मेरा क्या होगा, ये निकाय कैसा होगा, तो बोलेंगे भैया ये निकाय मेरा असंगत होगा, ठीक है। कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। करना कैसे है, पहले ये लिख लोगे, फिर यहाँ पर एक लाइन तुम ऐड कर लेना, ठीक है, कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये पाते हैं, फिर लास्ट में लिखना ना कि अतः समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 3 को करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको पहले A1 लिख लेना है, फिर B1 लिखना है। देखो x के अलावा, ठीक है, जो भी चीज़ बचता है वो x का कोफिशिएंट यानी गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर x के अलावा क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। पहले हम इक्वेशन को लिख ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो मेरा 3 था, ठीक है, उसमें जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला है 3/2x, ठीक है, प्लस 5/3y, ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना है, तो इक्वल्स टू में आपका है, ठीक है, 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख लिए, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। जो दूसरा है मेरा, ठीक है, 9x - 10y, ठीक है, 9x - 10y, ठीक है, इक्वल्स टू में कितना है 3/2 5/3, ठीक है। ये 3/2 के बाद ये 5/3 है आपका, और इक्वल्स टू में है आपका 14। इसको मान लेना हमको इक्वेशन 2, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, A1 लिखेंगे तो A1 x के अलावा जो भी चीज़ बच जाता है, ठीक है। आपको गुणांक कैसे पता करना है, चर जो भी राशि है, चर के अलावा जो भी x के साथ चिपका हुआ है वो x का गुणांक है। तो यहाँ पर x के अलावा इसके साथ क्या चिपका हुआ है, तो 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा, इसका एक गुणांक हो जाएगा। उसी तरीके से हम B1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, और C1 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। जब A2 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। B2 लिखेंगे तो -10 आ जाएगा, और C2 लिखेंगे तो मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अनुपात प्राप्त कर लेंगे A1/A2 3/2, ठीक है। यहाँ पर हम 3/2 लिख देते हैं, 3/2 और बटा में 9, ठीक है। आपको मालूम होगा, ठीक है, ठीक है। ये जो नीचे वाला 2 है ये क्या होता है, नीचे आके गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 3/2 है ये आपका 3 ऊपर में रहेगा, और ये जो 2 है ये नीचे 9 के साथ आके गुना हो जाएगा। तो ये 3 3 9 कर जाएगा, और नीचे A1/A2 मेरा 1/6 आ जाएगा। उसी प्रकार हम B1/B2 निकालेंगे तो B1 मेरा कितना है 5/3, ठीक है। ये मेरा B1 कितना है 5/3, तो हमें 5/3 लिख दिए, ठीक है। मेरा B2 कितना है 10, तो यहाँ पर -10 लिख दिए। ये 3 क्या होता है, नीचे आके गुना हो जाता है, तो नीचे में मेरा सीन क्या बन जाएगा, 3 गुना -10, 5 से कट जाएगा, 2 बार में आ जाएगा -1/6, चूँकि 3 गुना 2 तो 6, और ये माइनस साइन नीचे रहता है तो माइनस साइन कहाँ चल जाता है, ऊपर, ठीक है। तो जब B1/B2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/6, ठीक है। उसी तरीके से हम C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है मेरा 7, ठीक है, तो यहाँ 7 रख देंगे। C2 कितना है मेरा 14, तो यहाँ पर 14 रख देंगे। 7 दूना 14, तो C1/C2 मेरा आ जाएगा 1/2। C1/C2 मेरा क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस भी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ मिस नहीं कर रहा। जब आप A1/A2 यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि A1/A2, ठीक है, कोमा B1/B2, ठीक है, तथा C1/C2 की तुलना करने पर, C1/C2 की क्या करने पर, तो बोलेंगे भैया तुलना करने पर, ठीक है। तो जब तुम तुलना करोगे तो पाओगे कि जो मेरा A1/A2 है, ध्यान दो, ये जो मेरा A1/A2 है क्या है, ये 1/6 है, ठीक है। जो मेरा B1/B2 है ये -1/6 है, यानी कि जो मेरा A1/A2 है ये डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये मेरा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो क्या होता है, एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये कैसा होगा, संगत निकाय होगा, यानी कि जो समीकरण निकाय है वो कैसा होगा, तो संगत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत होगा, संगत हल होगा, ये संगत निकाय होगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर संगत होगा आप लिख देंगे, ठीक है। संगत है कि असंगत है, तो लिख देना कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, तो वो संगत है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, संगत। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके लिए हम पहले एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी इक्वेशन है पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं और इक्वेशन जो मेरा पहला इक्वेशन है वो है 5x - 3y = 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5x - 3y = 11, ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। जो मेरा दूसरा समीकरण है वो है -10x, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर है -10x, ठीक है, प्लस में 6y = -22, ठीक है, -10x, ठीक है, प्लस में 6y = -22। एक बार और मिला लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देंगे, -10x प्लस में 6y = -22, ठीक है। और जो मेरा पहला है वो है 5x - 3y 11, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 लिख देंगे जो कि आपका 5 होगा। अभी तक तो आपको पकड़ने आ गया होगा, ये सारी चीज़ अभी तक टिप्स पे आ गई होगी कि a1 5 है, ठीक है, b1 -3 है और c1 क्या है 11 है, तो यहाँ पर लिख दिए 11, ठीक है। उसी तरीके से a2 मेरा -10 है, ठीक है, b2 मेरा 6 है और c2 मेरा कितना है -22 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। जब a1/a2 ज्ञात करेंगे तो a1 मेरा कितना है 5, ठीक है, और a2 मेरा कितना है 10, -10, तो कट जाएगा कितना -1/2, तो a1/a2 आ जाएगा -1/2। उसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना है -3, ठीक है, और b2 कितना है 6, तो 3 दूना 6, तो b1/b2 भी आ जाएगा -1/2, ठीक है। उसी तरीके से हम c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 कैसे आएगा, c1/c2, ठीक है, तो c1 कितना है 11, ठीक है, और c2 कितना है -22, 11 दूना ये कट जाएगा 2 बार में 22, ठीक है, और ये माइनस ऊपर चल जाता है तो -1/2, यानी कि c1/c2 भी क्या आ जाएगा -1/2। जब आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करोगे तो पाओगे कि a1/a2 भी -1/2 है, b1/b2 भी -1/2 है, यानी कि c1/c2 भी -1/2 है, यानी कि तुलना करने पर तुमको मिलेगा कि a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2 है, ठीक है। और जब ऐसा केस बनता है तो हम क्या बोलते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो वो संगत होता है कि असंगत होता है, तो बोलेंगे भैया संगत होता है। तो यहाँ लिख देना कि अतः रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो संगत होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, तो संगत होगा। रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में, ठीक है, 5, ठीक है, ये जो मेरा 5वां समीकरण युग्म है, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो जो मेरा पहला इक्वेशन है ये 4/3x + 2y = में 8, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देके पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 4/3x, ठीक है, प्लस में आपका 2y = 8, ठीक है, प्लस में 2y = 8, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। उसी तरीके से जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, 2x + 3y = में 12, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x + 3y = क्या दे देंगे 12, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, ठीक है। एक बार मिला लेते हैं 4/3x प्लस में 2y = में 8, 2x + 3y = में 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1 लिखेंगे तो a1 मेरा क्या हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक है, यानी कि 4/3, ठीक है। b1 मेरा कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट यानी कि 2, ठीक है, और c1 मेरा क्या आ जाएगा 8, ठीक है। a2 मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, b2 मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और c2 मेरा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, a1/a2 4/3, ठीक है, और बटा में 2 करेंगे तो ये जो नीचे वाला 3 होता है, ध्यान दो, 4/3 और बटा में 2 करेंगे तो ये जो नीचे वाला 3 होता है कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, और इसके जो नीचे रहता है क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसके नीचे अभी कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 1 आपका 4 ही बन जाता है, और नीचे में आपका 3 गुना 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 दूनी 4 आपका कर जाएगा, और a1/a2 तुम्हारा 2/3 आ जाएगा। उसी तरीके से हम b1/b2 निकालेंगे तो b1 मेरा कितना है 2 और b2 कितना है 3, तो b1/b2 भी तुम्हारा 2/3 आ जाएगा। उसी तरीके से हम c1/c2 निकालेंगे तो c1 मेरा कितना है 8, ठीक है, और c2 कितना है 12, ठीक है, तो c1/c2 क्या आ जाएगा 8/12, ठीक है। जब काटोगे तो ये 4 दूना 8, ये 4 तिया 12, ठीक है, तो c1/c2 भी तुम्हारा 2/3 आ जाएगा। जब a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 की जब तुम तुलना करोगे तो पाओगे कि भैया a1/a2 भी मेरा 2/3 आ गया, b1/b2 भी ये, ठीक है, 2/3 आ गया, और c1/c2 भी मेरा 2/3 आ गया, यानी कि यहाँ पर a1/a2 = है b1/b2, ठीक है, और इक्वल टू है c1/c2, ठीक है। और जब इक्वल टू है तो क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में रैखिक समीकरण कैसा होता है, तो बोलेंगे भैया संगत होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म जो भी हमको दिया हुआ है यहाँ पर लिख देना दत्त या फिर दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, तो संगत होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना संगत होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर।